अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हॉकाई के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद साद असलम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मोरक्को से रिलेटेड, और आपको ये भी बताएंगे कि हम मोरक्को के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। ओवर टू अदनान भाई। अदनान भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और बताइए, मोरक्को के अंदर जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की दोस्ती मोरक्को के साथ जो है वो पुरानी भी है। हमारा उनके साथ इस्लाम के तनाजुर में भी एक ताल्लुक़ है और इस्लाम की निस्बत से भी एक रिश्ता है। तिजारत पाकिस्तान की पहले चलती रही है और बहाल बहुत ज़्यादा बैलेंस नज़र नहीं आई, लेकिन चलती रही है। इंडिया के साथ हैरानगी है, बहुत बड़ी हैरानगी है कि इंडिया के साथ मोरक्को का एक मुआहिदा हुआ है अभी, और बड़ी तिजारत जो है वो इंडिया के साथ मोरक्को की शुरू होने वाली है। अचंभे की बात है, थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा, क्या हो रहा है? पाकिस्तान लूज़ करता जा रहा है बिज़नेस सारी दुनिया के साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, आप जिस तरह से आपने बताया कि अभी मोरक्को ने इंडिया के साथ एक बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। एक्चुअली अब उनकी डिलीवरी भी बेसिकली जो उन्होंने असल में उनसे तकरीबन 92 मिलिट्री के जो ट्रक्स होते हैं, 6 व्हील ट्रक्स, वो ख़रीदे। और टाटा कंपनी है जो प्राइवेट बेसिकली कंपनी है, लेकिन इंडिया के अंदर प्राइवेट कंपनीज भी मिलिट्री इक्विपमेंट बनाती हैं। यहाँ पर ज़्यादातर आपका इस तरह की चीज़ें, वो मिलिट्री से बहुत क्लोज लिंक होता है पाकिस्तान के अंदर। तो ये ज़ाहिर है एक पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा शॉक इसलिए भी था कि इट्स ए मुस्लिम कंट्री और पाकिस्तान और मोरक्को के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में आपको बताऊं कि मोरक्को जब पाकिस्तान जब नया इंडिपेंडेंस हुई थी पाकिस्तान की, उस वक्त बहुत सारी कॉलोनीज थी दुनिया में। तो मोरक्को जो था वो फ्रांस के अंडर था। तो 1952 के अंदर यूनाइटेड नेशंस का एक फोरम था, न्यूयॉर्क में था। तो वहाँ पर जो उस वक्त के सुल्तान थे मोरक्को के, लेकिन वो अंडर फ्रेंच, उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था तो फ्रेंच की कॉलोनी ही थी वो। तो उन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजना चाहा वहाँ पे यूएन के अंदर, ताकि वो फ्रांस के बारे में, फ्रांस के साथ जो फ्रांस उनके ऊपर हुकूमत कर रहा था, ये कॉलोनी थी, उसके ख़िलाफ़ बात करने के लिए उनको फोरम पे जाना था। तो आई थिंक उनका नाम अहमद बुलफर्ग करके था। सही। तो फ्रांस ने उस वक्त ये उन पे शर्त लगाई कि भाई, क्योंकि मोरक्को जो है इस वक्त फ्रांस की कॉलोनी, हम इनको इजाज़त नहीं देंगे बात करने की। तो वो असल में चाह रहे थे कि मोरक्को का मुद्दा बेसिकली दुनिया के सामने पेश करें कि हम क्यों इनसे इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं। उस वक्त आपको पता है दुनिया के अंदर हर जगह जहाँ पे भी कॉलोनी थी, वो चाहे ब्रिटिश कहीं से जा रहे थे, कहीं से फ्रांस, कहीं से इटली, इस तरह। तो उस वक्त पाकिस्तान के जो आई बिलीव फॉरेन मिनिस्टर थे या एम्बेसडर थे, उस वक्त आई थिंक उनका नाम ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब था। उन्होंने जो है, जब उन्होंने महसूस किया कि जो मोरक्को के नुमाइंदे हैं उनको इजाज़त नहीं मिल रही है, उन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान की जो एम्बेसी थी वहाँ पे, या कौंसलेट थी न्यूयॉर्क में, वहाँ खुलवाई और उधर से उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट इशू किया। और वो ओवरनाइट उन्होंने किया, और उस पासपोर्ट की बेस पे वो पाकिस्तानी सिटीज़न होने के नाते बट उनको पेश किया गया कि वो मोरक्को का केस बयान करेंगे। तो उस स्पीच को मोरक्को ने, यानी उस जेस्चर को पाकिस्तान के मोरक्को ने काफ़ी अच्छा समझा। और जब तकरीबन 1956 में, यानी तकरीबन उस मामले के 4 साल बाद जब मोरक्को को इंडिपेंडेंस मिल गई, तो जो उस वक्त सुल्तान मोहम्मद V थे, उन्होंने इन्हीं साहब को जिन्होंने स्पीच दी थी, अहमद बुलफर्ग को फॉरेन मिनिस्टर बनाया मोरक्को का। तो वो अपने ऑफिस के अंदर एक शोकेस के अंदर अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते थे और बताते थे सबको कि भाई इसके पीछे ये स्टोरी है कि इस पासपोर्ट की वजह से हम अपना केस दुनिया के सामने लेके आए और हमें जो है ना इंडिपेंडेंस मिली। तो वो एक रिलेशनशिप है पाकिस्तान का बहुत गहरा मोरक्को के साथ।
और उस वक्त की जो पाकिस्तान का आप कहने फॉरेन मिनिस्ट्री थी, वो ऐसी काफ़ी चीज़ें उन्होंने उस ज़माने में की थी जो अब हम सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि हम लोग उस वक्त फ्यूचर में थे, अब पीछे चले गए हैं। इन्हें उस वक्त उन्होंने ये सारी ख्याली बातें लग रही। मैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसी दास्तान है जो मतलब इल्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं या साइंस फिक्शन होता है। हाँ, आजकल आप ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान जो है किसी भी तरह से जो है ना इस तरह करे। तो वो लोग काफ़ी प्रैग्मेटिक थे उस ज़माने में, ऑप्टिमिस्ट थे, और इस चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा थे उन्होंने। आई मीन मोहम्मद असद एक साहब हैं, वो ऑस्ट्रियन थे और वो मुसलमान हुए थे। उनको भी हमने पाकिस्तान के अंदर दावत दी थी उस ज़माने में, और वो भी उन्होंने काफ़ी एक अच्छा रोल प्ले किया पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स के अंदर। तो वाकई में उस ज़माने में थिंग्स जो थी वो डिफरेंट थी। एनीवेज, तो आजकल जो पाकिस्तान का ट्रेड है मोरक्को के साथ, वो इतना बैलेंस नहीं है। यानी हम उनसे मेरे ख़्याल से तकरीबन 120 some मिलियन की इंपोर्ट्स करते हैं और उनको तकरीबन 11 मिलियन की एक्सपोर्ट्स देते हैं। तो ऑलमोस्ट, और जब पीक पे था ये 2018 में, तकरीबन 350 मिलियन की हमने इंपोर्ट्स की थी और तकरीबन 36 मिलियन की एक्सपोर्ट्स की थी। तो हमेशा हम लोग, ऐसा लग रहा है कि वो 10% ही हम कर सकते हैं, ऐसा ही लग रहा है। तो हम, हालांकि हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और मोरक्को बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों इस तरह से जो है ना हम लोग उस मार्केट को एटलीस्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड लेके आए। और ये जो था बेसिकली जो आपने मेंशन किया इंडिया के साथ इनका डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये वाकई में इट हिट हार्ड कि भाई ऐसी चीज़ तो पाकिस्तान के जो आई मीन हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की एटलीस्ट मिलिट्री प्रोडक्शन, डिफेंस इक्विपमेंट की प्रोडक्शन बनिस्बतन बाकी जो प्रोडक्शन होती है उससे कदरे बेहतर है। और इट्स सैड कि जो है ना इस तरह से। यहाँ पर थोड़ी सी कथा कलामी कर रहा हूँ आपकी, ये मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट्स जो हैं उनका भी मसला होता है। ताल्लुकात ख़राब हुए, एक गवर्नमेंट गई, दूसरी गवर्नमेंट आ गई, चीज़ें तब्दील हो गई, उसकी वजह से भी जो ट्रेड है ना सारी दुनिया के अंदर हमारी, या जो रिलेशंस है इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं, उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि अभी रशिया के साथ जो ऑयल ख़रीदने का सारा मैटर है, सारा मसला है, वो चलता रहा। उसके अलावा फिर हमने देखा कि पिछले दिनों के अंदर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, कहीं से कर्ज़ा मिलने की उम्मीद नहीं थी। अभी ये जिनेवा जो कॉन्फ्रेंस हुई है, वहाँ पर जो है वो हमारे हुक्मरान बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं कि देखें हमने कितना सारा जो है वो जमा कर लिया। तो ये सूरत हाल है। तो मेरा ख़्याल है कि या तो जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो हमारी हालत देखकर हमसे हमारी जो ट्रेड है उसमें शामिल ही नहीं होना चाहते, या तो ये मसला है। नहीं, ऐसे मुझे नहीं लगता ऐसी वो लोग ये चाहेंगे। हमारी असल में पॉलिसीज़ का बहुत फ़र्क आता है। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अगर हम चाइना के बिल्कुल बराबर बैठे हुए हैं, ठीक है, लेबर हमारे पास सस्ती है लेकिन कॉम्पिटेंसी नहीं है। ठीक है, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बैकवर्ड्स है। यानी आप अपनी यानी जो लेबर है उसको एजुकेट भी नहीं कर पाते, क्योंकि आप देखें जितनी भी चीज़ें हैं, हम एग्रीकल्चर की बात अलग कर लेते हैं, वहाँ पर आपको इतनी उसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हम अगर प्रोडक्शन में आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, किसी चीज़ के, उसमें तालीम को एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, फिर आप ये देख लेना कि अगर आपके पास इनकॉम्पिटेंट लेबर होगी तो अगर आपका जो एडवांटेज भी है, लेबर अगर यहाँ पे सस्ती भी है, तो अगर आपको कहीं और एक बंदा चाहिए, यहाँ पे 3-4 बंदे चाहिए उसी काम के लिए, तो वो फिर बैलेंस आउट नहीं होता। फिर आप देख लें हमारी इनपुट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, इलेक्ट्रिक की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, गैस आपको फिर ये चीज़ें मिलती भी नहीं, कंसिस्टेंसी भी नहीं है। कहीं पानी का मसला है, कहीं बिजली का, कहीं गैस, कहीं सब कुछ ये सारा चल रहा होता है। तो हम, और फिर उसके अलावा आपका रोड नेटवर्क्स भी आप देख लें, पोर्ट्स पे रश देख लें, ये सब चीज़ें जो है ना आपकी एफिशिएंसी को कम करती है। तो इस वजह से जो दुनिया है, दुनिया कहाँ से कहाँ चल रही है। और जैसा कि आपने बताया कि पॉलिटिकल सिचुएशन से भी फ़र्क होता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। और ये सिस्टम जब तक आप ये देखें कि स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाता, अभी बिज़नेस कम्युनिटी भी सफ़र कर रही है, मुल्क भी सफ़र कर रहा है, LCs नहीं खुल रही हैं, और हर कंपनी शट डाउन हो रही है, कंपनी शट डाउन हो रही है। आपका
बहुत बहुत नुकसान हो रहा है, एज अ नेशन हमें बहुत नुकसान हो रहा है। ये जो कहीं से एड मिल गई, कहीं से लोन मिल गया, ये इस तरह से नेशन ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। ठीक है, हमारे हुक्मरान कितने खुश हैं, मैं तो इस पे हैरान हूँ। वो इसलिए क्योंकि आदत हो गई है मेरे ख्याल से कि इजी मनी, यू नो, इट्स इजी मनी, कि आपको खुद कुछ आप ऐसी चीज़ें वो तो उनके पास वे आउट है ना। हाँ, गवर्नमेंट ख़त्म हुई, फ्लाइट पकड़ो निकल जाओ बेसिकली। लेकिन एट द सेम टाइम ये देखें, कोई भी मुल्क जो है अगर आपको एड भी दे रहा है तो कहीं ना कहीं से वो आपसे कहीं ना कहीं बेहतर फ़ायदा उठा रहा होगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई मीन ऐसे तो नहीं है ना, आपने देखा इतने सालों से हमारे पता नहीं कितने रिसोर्सेज जो है सस्ते बिक चुके हैं, जा चुके हैं। सस्ते तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत छोटा वर्ड होगा, हम तो कौड़ियों के भाव बेच देते हैं अपनी चीज़ें। स्टील मिल का हमने क्या किया है, फिर हमारे पास एक के इलेक्ट्रिक जैसा माफिया मौजूद है जी, वो भी हमने कैसे अपनी कौम पे मुसल्लत किया है हमारे हुक्मरानों ने। और इसके अलावा मतलब हमें अचानक से कभी बीच में खबर मिलती है कि PIA ऑलरेडी बिक चुका है, कभी ऐसी भी खबरें बीच में मिल रही होती हैं, फिर हुक्मरान तरदीद कर रहे होते हैं नहीं नहीं अभी हमने नहीं बेचा है, प्राइवेटाइज नहीं किया है। सही। फिर अभी पिछले दिनों खबर आई रूजवेल्ट पे जो है वो होटल जो है, होटल जी जी, जो बिल्कुल न्यूयॉर्क के अंदर प्राइम प्रॉपर्टी है वो, बिल्कुल, तो उसका अभी पिछले दिनों खबर आई कि पाकिस्तानी परचम जो है वो उससे उतार दिया गया है। जी जी, जबकि हमारे जो हुक्मरान हैं वो मेरा ख्याल है कुछ माह पहले भी वो यही कह रहे थे कि हमने नहीं बेचा और हम नहीं बेचेंगे, ये पाकिस्तान का असासा है। तो ये सूरत हाल चल रही है, कौम से छुपाया जाती है हर चीज़। देखिए कौम को चाहिए वो पूछे, ऐसे आई मीन देखिए कब तक इंसान हर जगह ही कुछ ना कुछ निकलता रहता है। लोग पूछते हैं, हमारे यहाँ उस तरह का वो आई बिलीव कल्चर नहीं रहा कि आप पूछें ये चीज़ें। ये टफ़ क्वेश्चंस है, ऐसा लगता है कि वो स्क्रिप्ट होती है वो पढ़ लेते हैं सबके सामने। मुश्किल क्वेश्चंस लोगों को पूछने चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वाकई में ये मुल्क के असासे हैं जो कि अभी हम देख रहे हैं कि इवन जो है एयरपोर्ट्स जो हैं वो फॉरेन कंपनीज आके चलाएंगी। तो ये इट्स नॉट अ गुड साइन पाकिस्तान के लिए कि हम ये भी नहीं कर सकते, हम अपने एयरपोर्ट भी नहीं चला सकते, उसके लिए हमें आई मीन ये चीज़ सही नहीं है। जबकि हमारे मुल्क में मतलब बहुत पोटेंशियल भी मौजूद है, उसके अलावा टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जो सारी दुनिया के अंदर जाकर सर्व कर रहे हैं, सारी दुनिया के अंदर जाके काम कर रहे होते हैं। और अगर दुनिया में कहीं जाकर हमारे लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल भी मौजूद है, टैलेंट भी मौजूद है और मेरिट पे जाते हैं वो लोग। क्योंकि बाहर तो ऐसा है ही नहीं ना कि आप किसी की पर्ची पे चले गए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये तो हमारे यहाँ कल्चर है जी। तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं मसला वही है कि हम अपने लोगों को फैसिलिटेट भी नहीं कर पाते। और चूँकि हमारी अपनी जो हमारा हुक्मरान तबका है उसकी अपनी काबिलियत नहीं है, तो इसीलिए लोगों को ना वो फैसिलिटेट कर पाते हैं, ना एंटरटेन कर पाते हैं, और ना ही वो उनको मौके फराहम कर सकते हैं कि वो कुछ सर्व करें अपनी कंट्री के लिए। वरना कौन अपनी कंट्री को छोड़ के बाहर जाकर काम करना चाहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, ऐसा ही है। आई मीन आप ये देख रहे हैं स्ट्रक्चरली यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अगर कोई इंसान देखें पॉलिटिक्स में लोग जो आते हैं वो एक ख़ास उस तबके से आ रहे होते हैं, क्योंकि बाकी और कोई सर्वाइव नहीं कर पाता वहाँ पे। दूसरी कंट्रीज़ में इस तरह नहीं है। मैं स्वीडन का एक दफ़ा पढ़ रहा था, वहाँ पर तो जो पॉलिटिक्स में जो भी आते हैं उनकी सैलरी लाइक इतनी कोई हाई पेइंग नहीं होती कि उनको सैलरी अट्रैक्ट नहीं करती। उनको ये होता है कि हम इस जज्बे के साथ आ रहे हैं कि हमें अपनी नेशन को सर्व करना है, ठीक है ना। उस जज्बे के साथ आते हैं, उनको कोई पर्क्स नहीं मिलते, ना उनकी फैमिली को कोई पर्क्स मिलते, ना उनकी लाइफ टाइम पेंशन्स होती हैं। हमारे यहाँ स्ट्रक्चरली ये सारी चीज़ें कि अब जो भी गवर्नमेंट के अंदर कोई इंस्टीट्यूशन आता है या कोई जैसे एयरपोर्ट्स आ गए या कुछ आ गए, उसमें करप्शन आ जाती है। आप पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ होते हैं, उन लाइफ टाइम उनकी पेंशन्स चल रही होती हैं, यानी बहुत सारे यानी अखराजात इतने बढ़ जाते हैं कि आप उसको सस्टेन नहीं कर पाते। फिर इसीलिए होता है कि आप इस चीज़ को चेंज भी नहीं कर पाते, इतने पॉलिटिकली आपका वीक हो जाते हैं कि आप ये इतना चेंज नहीं ला सकते। यानी जितने लोगों ने आपको पैसे दिए अपनी पोजीशन के लिए, अब आप उनको क्या मुँह दिखाएं। तो आप ये आपके लिए बेहतर है कि आप कहेंगे कि भाई फॉरेन कंट्री को हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब हालांकि होगा वही, यानी वो भी उन लोगों को हटाएंगे, वो ऐसे बंदे लाएंगे जो कम
कम पैसों पे ज़्यादा काम करेंगे, लेकिन आप में खुद में वो हिम्मत नहीं है कि आप उस चीज़ को खुद स्ट्रक्चरली चेंज करें। ये बिल्कुल सही नहीं है। कहाँ तक हम क्या क्या बेचेंगे और सब कुछ अगर बिक जाएगा फिर हमारे पास रहेगा क्या। और कर्जा लेना, जैसे कि आपने अभी मेंशन किया थोड़ी देर पहले, ये कर्जा लेना कोई हल नहीं है। नहीं, क्योंकि उसके ऊपर फिर आपको जाहिर सी बात है सारी दुनिया के अंदर यही है, सारा इंटरेस्ट बेस्ड सारा जो है वो कर्जा मिलता है हमें, और उसके ऊपर फिर हमें एक तो कर्जा वापस करना है और ऊपर से सूद भी देना है। बिल्कुल डेट सर्विसिंग तो हमें बिल्कुल मार देती है। और दूसरा ये है कि हमारे अपने जो ज़राए हैं प्रोडक्शन की जी, वो तो बढ़ा ही नहीं रहे ना। नहीं, हमने उनको वापस कैसे देना है। बिल्कुल कर्जा लेना और ज़्यादा मुल्क को जो है वो डिफ़ॉल्ट की जानिब लेकर जाना ही है बेसिकली, अल्टीमेटली अगर हम देखें तो। बिल्कुल ऐसे। ऑलराइट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो आज के सेशन की अगर हम अदनान भाई, अगर हम क्रक्स की बात करें तो वो यही निकलता है कि अगर कौम जो है वो नज़र रखेगी हुक्मरानों पर, तो शायद कहीं ना कहीं कौम को जवाब देने के डर से, क्योंकि अल्लाह को जवाब देने का डर तो मुझे नहीं लगता कि हमारे हुक्मरानों को है जो कुछ ये करते हैं। शायद कौम अगर बहुत ज़्यादा पूछने लगे तो उनको जवाब देने के डर से कुछ ना कुछ एफिशिएंसी ये लोग अपने काम में लेकर आएँ और अपने साथ जो है वो अहल लोगों को रखें, अपने साथ काबिल लोगों को रखें, तो शायद मुल्क के हालात जो है वो बेहतर होते जाएंगे इंशाअल्लाह। चीज़ें डिपेंड जो है वो हम सब के ऊपर करती हैं, पूरी कौम के ऊपर करती हैं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना दिया है ये सारा सिस्टम इन हुक्मरानों के लिए, जो करप्शन भी इजीली करते हैं और फिर इजीली आपको कहते हैं कि हम तो करते हैं, आपको जो करना है आप कर लें, आप जो कर सकते हैं आप कर लें। यह था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव सेशंस हम आपके लिए मुस्तकबिल में भी लेके आते रहेंगे, जैसे माजी में लेकर आते रहें इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। होती है आपसे जल्द मुलाकात दोबारा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।